हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज़ तनु और हम हमारी न्यू बुक शुरू कर रहे हैं MPSC 03। उस किताब का नाम है पश्चिमी राजनीतिक चिंतन, जिसका हम चैप्टर 1 पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का महत्व ये हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने एक मेंबरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको जितने अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं आपको उनमें हेल्प मिलेगी, आपको नोट्स बने हुए मिलेंगे, असाइनमेंट सॉल्व असाइनमेंट आपको मिलेंगे, इग्नू के नोट्स वगैरह, और जो भी कुछ एंट्रेंस आ रहे हैं आपको उसके लिए हेल्प मिलेगी। तो आप प्लीज़ एक बार हमारे उस मेंबरशिप प्रोग्राम को देखिए और ज्वाइन कीजिए। इससे आपको फ़ायदा ही हो, क्योंकि देखिए जो कोविड का टाइम पीरियड चल रहा है अभी, इसमें पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होती है। तो अगर आपको कहीं से हेल्प मिलती है तो फिर आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स में, और इससे आपका रिजल्ट भी इम्प्रूव होगा। क्योंकि इस समय पे लोग अगर वो नहीं पढ़ रहा है कंटिन्यूसली तो उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है समझने में या उस चीज़ को रिकॉल करने में। तो आप एक बार प्लीज़ उस मेंबरशिप प्रोग्राम को देखिए और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद भी आएगा। तो आप प्लीज़ उसे ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, सेकंड है 1.2 राजनीतिक चिंतन क्या है। हम इस चीज़ को समझेंगे कि ये क्या चीज़ बताना चाह रहा है। उसके बाद हम इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे कि राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन में अंतर क्या है। हमने थ्योरी वाली बुक शुरू की थी, सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत की बुक, तो हमने उसमें भी समझा था। तो हम इसको अब जानेंगे कि ये पर्टिकुलर एक टॉपिक के रूप में, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर चैप्टर था पूरा का पूरा, यहाँ पे अब टॉपिक के रूप में आया है। तो ये पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में ऐसा क्या बदलाव दिखाना चाह रहा है जो हम नहीं समझे हैं या फिर हमें समझने की ज़रूरत है, या फिर पश्चिमी राजनीतिक चिंतन से उसका क्या एक रिलेशन है। फिर है राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक विज्ञान के बीच संबंध, पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल साइंस के बीच का क्या संबंध है। फिर है कि इसकी रूपरेखा क्या होती है, कैसे इसकी स्टडी की जाती है, कैसे इसको बनाया गया है, किस एक कोऑर्डिनेशन में हमें पढ़ना चाहिए, ये सब चीज़ें। फिर हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के बारे में। उसके हम प्रकृति और विषय वस्तु को समझेंगे। उसका फर्स्ट पार्ट है पश्चिमी राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक प्रक्रियाएं। तो हम इसमें जानेंगे कि जो पश्चिमी राजनीतिक चिंतन की जो संस्थाएं हैं और उसकी जो प्रक्रियाएं हैं वो किस प्रकार की है। फिर हम नेक्स्ट में ये समझेंगे कि वो आदर्शवाद है कि यथार्थवाद है। तो आपको पता ही होगा कि जो हमारी पॉलिटिकल साइंस, वैसे तो बहुत सारी विचारधारा हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो बेस है ना उन सभी विचारधाराओं का, वो आदर्शवाद और यथार्थवाद है। तो आदर्शवाद को प्लेटो के लिए जोड़ा जाता है, प्लेटो के साथ जोड़ा जाता है, और यथार्थवाद को अरिस्टोटल के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, वो चाहे गुरु शिष्य ही हो, लेकिन उनकी मान्यताओं में, उनके दर्शन में, उनकी भाषा, उनके जो उन्होंने खोज की है, जो थ्योरीज लिखी हैं, उन सब में बहुत अंतर है। इसीलिए उनको आदर्शवाद और यथार्थवाद के रूप में समझा जाता है। तो हम यही चीज़ समझेंगे, क्योंकि आपको पता है जब भी हम पश्चिमी राजनीति में हम जब वेस्टर्न थॉट को पढ़ते हैं तो हमेशा हम प्लेटो से शुरू करते हैं, क्योंकि हमें उससे पहले से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो ज़रूरत है, जो चीज़ हमें चाहिए, वो हमें प्लेटो से मिलना शुरू होता है। और प्लेटो एक आइडियलिस्टिक थिंकर माना जाता है, लेकिन उसके ही अपोजिट उनका ही स्टूडेंट जो अरिस्टोटल या अरिस्टू है, वो एक रियलिस्टिक स्टूडेंट माना जाता है, रियलिस्टिक थिंकर माना जाता है। तो हम इन्हीं चीज़ों को इसमें समझेंगे। फिर हमारा आता है 1.4 पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का महत्व क्या है। हम पढ़ तो रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हम इंडियन थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, हम इंडियन थॉट्स पढ़ेंगे, तो हमें पता तो होना चाहिए ना हम इंडियन थॉट्स क्यों पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही हम जब इतना बड़ा सिलेबस के रूप, खुद वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एक बहुत बड़ा सिलेबस, हम उसको पढ़ रहे हैं तो हमें उसका महत्व के बारे में पता होना चाहिए। तो उसके बाद हम देखेंगे कि पश्चिमी राजनीतिक चिंतकों की प्रमुख पुस्तकों की विशेष बातें क्या क्या हैं। जैसे कि हम इसमें प्लेटो की बुक्स को देखेंगे। हम मैं रैंडमली नाम ले रही हूँ, ऐसा क्रोनोलॉजी से नाम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि अभी वो एकदम से याद आना भी होता है ना कि आप उस चीज़ को कितना रिकॉल कर पा रहे हैं। कि अगर मैं उन नाम को यूज़ करती हूँ, जैसे कि यहाँ पे जॉन लॉक है, या फिर हम रूसो की बात कर रहे हैं, या फिर हम टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट है, तो किसने लिखी है, तो यह चीज़ आप कितना उस चीज़ को रिकॉल कर पा रहे हैं, यहाँ पे ये भी चीज़ें आती है। तो जब हम इनकी बुक्स को देखेंगे और हम इनकी बातों को, इसमें बुक्स में इन्होंने स्पेशल बातें बोली हैं जो हम आज के समय में भी पढ़ते आए हैं। अगर हम देखें कि रिपब्लिक है, ठीक है, इतना तो पता होगा, रिपब्लिक प्लेटो ने लिखी है। तो रिपब्लिक है तो रिपब्लिक क्या बात बताना चाह रही है, रिपब्लिक में ऐसा क्या है, ठीक है, कि जो आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है, वो उतना ही वो यूज़फुल है। तो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशंस की जब बात आती है तो क्या इन जो थॉट्स हैं या जो थिंकर्स हैं, इनमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या बातें लिखी गई हैं। या जब हम
हम रूसो की बात कर रहे हैं तो रूसो जब हम एलिनेशन पढ़ते हैं तो क्या रूसो का एलिनेशन है जो वो मार्क्स के एलिनेशन से अलग है। मतलब ये सब चीज़ें मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो ये हम कुछ इसी तरीके से इसमें समझेंगे हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में। फिर है कि इसकी प्रासंगिकता क्या है, तो प्रासंगिकता के बारे में समझेंगे, मतलब ये कितना ज़्यादा आज के समय में उपयोगी है या नहीं है। फिर हमारा सारांश और फिर अभ्यास। तो हम हर चैप्टर में इसी तरीके से पहले उसकी रूपरेखा को समझेंगे, फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो अब हमारा प्रस्तावना की तरफ बढ़ते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट ये कहता है, राजनीति चिंतन वहाँ प्रारंभ होता है जहाँ वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को बदलकर वैकल्पिक यानी नई राजनीतिक व्यवस्था ला पाने की संभावना के प्रति जागरूकता होती है। तो अगर हम इस लाइन को समझें कि चिंतन कहाँ से प्रारंभ होता है, मतलब मैं इसका एग्जाम्पल लूँगी प्राचीन यूनान से, ठीक है। मतलब ये जो यूनानी, जहाँ पे प्लेटो ने अपने थॉट्स को डेवलप किया था, अपने उसने दर्शन को लिखा था या अपने राजनीति को उसने वहाँ पर सीखा था। तो वहाँ पे क्या होता है, आपको पता है उस समय का जो हमने पढ़ा था कि उस समय का जो राजनीतिक व्यवस्था थी काफ़ी अलग थी। और प्लेटो था जो क्योंकि पहले सुकरात थे, वो उस चीज़ को बदलाव लाना चाहते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद इस चीज़ को कैरी किया प्लेटो ने। तो यहाँ पे वो चीज़ हमें देखने को मिलती है कि राजनीतिक चिंतन यानी कि थॉट, ठीक है। व्यवस्था तो अलग है, वो हम जानते ही हैं। हम यहाँ पे थ्योरी की बात करें कि एक व्यवस्था यानी ए है, ठीक है। ए व्यवस्था चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, इसका एग्जांपल हम फ्रांस की क्रांति से ले सकते हैं। जो फ्रांस की क्रांति है उस समय पे, जब मतलब 1789 में जब वो नहीं हुई थी, उससे पहले वहाँ की क्रांति, मतलब वहाँ पे वो 3 वर्ग थे, ठीक है। तो उन 3, जिसमें चर्च, क्लर्गी और राजा, ये तीनों समूह थे। ये फिर बाद में वो दूसरा समूह जो गरीब लोगों का था और बिजनेसमैन, जो बड़े बिजनेसमैन का था, मतलब बहुत बड़े भी नहीं, लेकिन तो आप इसे ए और बी के नाम से समझिए कि ये 2 ऐसे वर्ग आ गए, ठीक है। वहाँ पे 3 वर्ग थे और उसमें भी 3 थे जिनको प्रिविलेज था हर चीज़ का, ये रूल्स अपने तरीके से बना सकते थे, हर कुछ अपने तरीके से कर सकते थे। तो अब हम जब ये चीज़ देखते हैं कि ये जो क्रांति हुई, तो उससे पहले भी लोग इस व्यवस्था से एडजस्ट कर रहे थे, चाहे उन्हें पसंद हो या ना हो, ठीक है। एक स्टेटमेंट कहा जाता है कि रूसो के जन्म, अगर रूसो का जन्म ना हुआ होता तो फ्रांसीसी क्रांति नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूसो ने वहाँ के लोगों को एक चिंतन दिया, उनको वो आइडिया दिया कि आज़ादी चाहिए, किस प्रकार की आज़ादी चाहिए हमें, हम जंजीरों से जकड़े हुए हैं तो हम किस प्रकार की जंजीरों से जकड़े हुए, ये सब चीज़ें। तो ये चिंतन ही कहलाता है। यानी कि चिंतन कहाँ शुरू हुआ, जब आप उस समय की, उस वर्तमान, चाहे वो आज की व्यवस्था हो या पहले की व्यवस्था हो, अगर आप उसके प्रति जागरूकता ला रहे हैं कि हमें अब इसमें बदलाव की ज़रूरत है, तो वो चिंतन के रूप में सामने हमें देखने को मिलता है। देखिए, प्राचीन यूनानी सभ्यता में अनेक प्रकार के राजनीतिक स्वरूप देखने को मिले हैं, जो अरस्तु द्वारा 158 संविधान के अध्ययन और विभिन्न प्रकार की राजनीतिक प्रणालियों के विस्तृत विवरण में परिलक्षित होते हैं। बहुत अधिक भिन्नता होने तथा उस पर चलते वाद विवाद के कारण पश्चिमी यानी पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन यूनानियों से प्रारंभ होकर आज तक चलता है। देखिए, जब हमने कंपैरेटिव का चैप्टर पढ़ा था तो हमने वहाँ पे एक चीज़ नोटिस की थी, हमने वहाँ पे एक चीज़ देखी थी कि कंपैरेटिव को माना जाता है कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ हमें, मतलब हमने वहाँ पे इंट्रोडक्शन में भी चीज़ देखी थी कि इसकी शुरुआत ऐसा माना जाता है कि अरस्तु ने की थी। 158 संविधान, अब उस समय 158 देश होते थे या नहीं होते थे वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन 158 संविधानों को उसने अध्ययन किया, उसने उन प्रणालियों का अध्ययन किया। अब उसने सबको पढ़ा है, मतलब वो कंपैरिजन कर रहा है, फिर उसमें से कुछ निष्कर्ष निकलेगा, फिर वो अपने थ्योरीज़ को बनाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ थी कि जब हम कुछ एक नई व्यवस्था को अपनाने की कोशिश करते हैं या हम उसके प्रति अपने विचार को बनाने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पे कि बहुत अधिक भिन्नता होने पर, यानी बहुत सारे डिफरेंसेस थे, और फिर बहुत टाइम तक वहाँ खुद ही वेस्टर्न वर्ल्ड में ही बहुत सारे डिबेट्स हुए, लेकिन वो आज तक वैसे के वैसे वो डिबेट्स चल रहे हैं। और मतलब जैसे शुरू में डिबेट्स होते कि कौन सी व्यवस्था अच्छी है, मतलब कि राजतंत्र अच्छा है या लोकतंत्र अच्छा है या फिर अनारकी यानी कोई तंत्र, अराजकता कहते हैं, वो सब, मतलब ये सब चीज़ अच्छी है। तो डिबेट्स आज तक हम देखते हैं, हमने अपने बहुत सारे चैप्टर्स में से पढ़ा भी है। फिर हम देखेंगे कि भाई उदारवाद अच्छा है, मार्क्सवाद अच्छा है, समाजवाद अच्छा है, तो ये सब क्या है, कंपैरिजन है। तो वो जो डिबेट्स हैं हम कहाँ पे, हमें ये सब वेस्टर्न थॉट्स में ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ इस पॉइंट में बताई गई है। राजनीतिक चिंतन निम्नलिखित 5 बातों से संबंधित है, तो हम 5 बातें देखेंगे, वो कौन कौन सी है। 1, विद्यमान व्यवस्था से बिल्कुल अलग हटने और नई शुरुआत करने के लिए वर्तमान नीति को प्रभावित करने, बदलने और संशोधित करने के लिए नए विचार, मान्यताएं और प्रस्तावों का प्रतिपादन करना। मतलब कि
हमें उस व्यवस्था जो उस समय, चाहे वो अभी का वर्तमान, मतलब हम वर्तमान व्यवस्था की बात करें, ठीक है, अभी हमें उस व्यवस्था से हटना है, ठीक है। तो उस व्यवस्था से हटने के लिए, हमें नई शुरुआत करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, वो क्या है, नए विचार। हमारे पास नए विचार भी होने चाहिए, हमें उन विचार को मान्यता देने के लिए वो लोग भी होने चाहिए जो उस चीज़ को स्वीकारते हैं, और उसके जो प्रस्ताव है हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, हमारे पास वो आइडियाज़ होने चाहिए, ठीक है। उसी के माध्यम से हम बदलाव ला पाएंगे, नीतियों को प्रभावित कर पाएंगे या उनको संशोधित कर पाएंगे। पाश्चात्य चिंतन की पूरी शास्त्रीय यानी क्लासिकल परंपरा उपयुक्त प्रस्तावों के लिए पर्याप्त विविधता उपलब्ध कराती है। यहाँ पे बोला गया है कि जो वेस्टर्न थॉट्स हैं उसका जो क्लासिकल पार्ट है, जो हमारा कहा जाता है मार्क्स तक का, सॉरी, जो हमारा क्लासिकल पार्ट है, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि क्लासिकल पार्ट है जो मैकियावेली तक है, ठीक है। तो उनके जो डिबेट्स हैं और जो हमारे मॉडर्न थिंकर्स हैं जो हमारे, उनकी जो डिबेट्स हैं, तो वो मॉडर्न थिंकर को एक बेस देते हैं। क्लासिकल या शास्त्रीय जो चिंतक हैं, वो विचारक हैं, वो उनको एक बेस देते हैं डिबेट करने का, उन बदलावों को एक्सेप्ट करने का। जैसे पहले के समय में मतदान था ही नहीं, फिर मतदान की प्रक्रिया, मतलब मतदान था लेकिन आपको पता ही है कि वो तो हमेशा एक एलिट वर्ग के पास ही होता था, ठीक है। तो उसके बाद ये आया कि चलो ठीक है, ये उनको सभी पुरुषों को दे दिया जाए लेकिन एक पर्टिकुलर एज पे मिलेगा। फिर उसकी एज कम की गई, फिर ये धीरे धीरे हुआ कि नहीं, उनको ही क्यों मिलेगा, महिलाओं को भी मिलना चाहिए मतदान का अधिकार। तो ये एक उनको बेस मिला ना किसी चीज़ पर डिबेट करने का। अगर मतदान की प्रक्रिया ही नहीं होती तो लोग क्यों डिबेट करते कि महिलाओं को अधिकार दो या मत दो, बात एक बराबर ही होती फिर सारी। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है, राजनीतिक सिद्धांत राज्य शक्ति का विभाजन, कानूनी ढांचा, प्रतिनिधित्व के विभिन्न प्रकार तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों से आदि विषयों से संबंधित सिद्धांतों जैसे राजनीतिक संरचना और संस्थाओं से संबंध रखते हैं। यानी कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो राज्य शक्ति का विभाजन, कानूनी ढांचा, प्रतिनिधित्व के विभिन्न प्रकार तथा अन्य सामाजिक विद्वानों से संबंध आदि विषयों से संबंधित सिद्धांत हैं जो, उनके अलावा मतलब ये चीज़ें उसका कोर तो रहेंगी ही। हम राज्य की स्टडी करते ही हैं, हम पावर का डिवीज़न या डिस्ट्रीब्यूशन के हम स्टडी करते ही हैं, हम लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, रिप्रेजेंटेशन, तो हम उसके संस्थान, मतलब उसकी जो राजनीतिक संरचना है, जो उसके संस्थान है, उनका क्या संबंध है आपस में, हमें उसमें भी स्टडी करना है। तो यहाँ पे राजनीतिक सिद्धांत वही चीज़ बताना चाहता है। अब इसका थर्ड पॉइंट ये बोलता है, राजनीतिक दर्शन प्रामाणिकता की खोज में यह पता लगाने के लिए कि एक बड़े ढांचे के रूप में उपलब्ध की तुलना में क्या होना चाहिए, मतलब उसका दर्शन का क्या काम है। तो राजनीतिक दर्शन का कहना है ये कि वो देखते हैं कि वो प्रमाण करने की कोशिश करता है, उस प्रामाणिकता की खोज का पता लगाना चाहता है कि आपके पास एक ढांचा तो है लेकिन वो कितना वैलिड है या नहीं वैलिड है, हमें इसकी तुलना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम ये ले सकते हैं कि जैसे एरिस्टोटल ने 158 देशों का संविधानों का जब उसने तुलना की तो एक बड़ा ढांचा था। वो क्या ढांचा था? कॉन्स्टिट्यूशन। उसने उसको कैसे डिवाइड किया कि हम इसे स्टेट वाइज, मतलब इसे स्टेट वाइज ही स्टडी करेंगे, और फिर पता लगा कितने स्टेट्स हैं, 158 स्टेट्स हैं, उसको स्टडी करेंगे। फिर उसमें क्या निकलेगा, फिर हम उसको समझेंगे कि कैसे एक देश का दूसरे देश से अलग से, मतलब क्या क्या वो व्यवस्थाओं को अपनाता है। तो ये चीज़ उसमें ही, ये उसका कहने का मतलब यही था कि तुलना किस प्रकार करनी चाहिए। अब हम देखेंगे राजनीतिक चिंतन। राजनीतिक चिंतन राजनीतिक विज्ञान विषय का मूल भाग है जो इस मूल संकल्पनाओं और साधन उपलब्ध कराता है तथा जिसकी सहायता से इस शाखा के अन्य उपक्षेत्र स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं। तो हमें ये, अब देखिए, अब यहाँ पे एक रिलेशन दिया गया है राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक विज्ञान के बारे में। तो अब चिंतन को, मतलब जो थ्योरी है वो किस तरीके से काम करती है या उसके पीछे का जो साइंटिफिक लॉजिक है, वहाँ पे बताया गया है कि ये इसे संकल्पनाएं और साधन उपलब्ध कराता है, ठीक है। उसके बाद ये अपने काम पे लग जाती है। मतलब एक हम कहते हैं ना, जब हम किसी चीज़ को साइंटिफिकली यूज़ करते हैं तो हमें पता होता है कि कौन सी चीज़ें किस मात्रा में यूज़ करनी है, ठीक है, ज़्यादा या कम। इन चीज़ों को अगर हम मतलब प्रयोग, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि लोकतंत्र है, ठीक है, लोकतंत्र में आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन आपके बोलने के अधिकार पे कुछ पाबंदियां हैं जो कि डायरेक्ट नहीं नज़र आती है, लेकिन वो जब आप उस राइट को यूज़ करते हैं तब आपको चीज़ समझ में आती है। वो कैसे समझ में आती है कि आप किसी के कैरेक्टर को ख़राब नहीं कर सकते, आपको ऐसी कोई भाषा नहीं बोलनी है, ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करनी है जिससे किसी के कैरेक्टर को नुकसान पहुँचेगा। दूसरा, आप जो भी ऑनरेबल लोग होंगे, ठीक है,
उनके बारे में नहीं बोल सकते हैं, मतलब उनके बारे में कुछ ऐसा ख़राब नहीं बोलना है आपको। आप क्रिटिसाइज़ कीजिए, लेकिन क्रिटिसाइज़ एक ठीक तरीके से, जो एक मैनर होता है उस चीज़ में कीजिए। लेकिन किसी को अब्यूज़ करना और मतलब गाली वगैरह देना, ये सब चीज़ें करेंगे तो वो आपका बोलने का अधिकार नहीं है। आप हेट स्पीच फैलाएंगे तो ये बोलने का अधिकार में नहीं आता है। इन चीज़ों को बोलने के अधिकार से बैन कर रखा है। मतलब कि आपको अधिकार है, लेकिन कुछ चीज़ें उस अधिकार से बाहर हैं और आप उसको प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। वो ऑफेंसिव हो सकती हैं और वो इलीगल भी मानी जाएंगी। तो यही चीज़ बोला कि विज्ञान ने हमें बताया, राजनीतिक विज्ञान का काम क्या है कि वो आपको बताएगा कि कौन सी चीज़ों को कौन सी मात्रा में यूज़ करना है। जैसे कि हो सकता है कि कुछ देश में शाही तंत्र या फिर हम जिसे राजतंत्र बोलते हैं वो चलता है, वो अच्छे से काम कर रहा है। वहाँ पे कुछ और जो शासन की तंत्र है, जो शासन वो अच्छे से काम ना कर सके। कहीं पे लोकतंत्र ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है, तो कहीं पर डिक्टेटरशिप है सेना की, जहाँ पे सेना का शासन होता है, वो सब चीज़ें। तो ये सब पता लगता है कैसे कि हम जो मतलब ये जो संकल्पना आई है हमें राजनीति विज्ञान से ही हमें प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन भारतीय या चीनी राजनीतिक चिंतन आदि जैसी विभिन्न सभ्यताओं के साथ प्रारंभ और विकसित हो रहे विभिन्न प्रकार के राजनीतिक सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन है। जो हमारा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है वो हमारा स्पेशली आप हम एशिया मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों स्टेट एशिया में है। तो जो वेस्टर्न का है वो उसका एशिया या एशियन जो पॉलिटिकल थॉट है उसका कंपैरिजन है, ठीक है, क्योंकि दोनों का विकास साथ में हुआ है, दोनों प्रारंभ साथ में हुई है। तो इनके बीच में क्या अंतर है, पाश्चात्य पढ़ना क्यों ज़रूरी है, एशियन पढ़ना क्यों ज़रूरी है, सिमिलरिटीज़ क्या है, किसका जो थॉट्स है वो ज़्यादा प्रभावी है, वो आज के समय के लिए हो या पिछले समय में हो। जैसे कि हम बोल सकते हैं, जैसे इन्होंने प्लेटो से शुरुआत की, ठीक है, तो अब हमारे पास कौटिल्य है, ठीक है। तो भारत में कौटिल्य है, उसका जो राजनीतिक सिद्धांत है, जो उसकी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, तो ये चीज़ें सही हाँ, जो उसकी अर्थशास्त्र है, ठीक है, तो ये चीज़ हमें क्या बताती है कि आपको कंपैरिजन करके पता लगेगा कि क्या चीज़ें डिफरेंट है, क्या चीज़ें सिमिलर है और हम किन चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं और किन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हमने जब फंडामेंटल राइट्स लिए तो हमने एज इट इज़ फंडामेंटल राइट्स तो नहीं ले लिए, हमने अमेरिका से भी देखे, मतलब हमने सारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, लेकिन एज इट इज़ तो सब कुछ चीज़ें नहीं ली, हमने उसमें चेंजेस की इंडिया के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि अमेरिका में लोगों को गन रखना एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन इंडिया में तो इलीगल है। इंडिया में लीगल कब होगा, जब आपके पास एक लाइसेंस और एक पूरे प्रोसेस के साथ एक गन का पूरा प्रोसेस का पेपर वर्क होगा, तब आप कोई भी वेपन रख सकते हैं, गन नहीं कोई भी वेपन रख सकते हैं, लेकिन वो एक पूरे प्रोसेस के साथ होना चाहिए, वो भी लीगल प्रोसेस के साथ, वरना सब इलीगल है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे आप रख सकते हैं, आपका फंडामेंटल राइट है। तो ये चीज़ें हमने वो चीज़ तो नहीं अडॉप्ट की, तो हमने उसी तरीके से यहाँ पे कि क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस हम समझेंगे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, राजनीतिक चिंतन क्या है। अब हम समझेंगे कि राजनीतिक चिंतन है क्या। तो इसका फर्स्ट पॉइंट कहता है राजनीतिक चिंतन बहुत सारे राजनीतिक विचारकों के प्रारंभ से लेकर अंत तक के राजनीतिक विचारों का वर्णन या विवरण है। मतलब कि जो हमारा पॉलिटिकल थॉट है वो अभी तक में जितने भी थिंकर्स हुए हैं उन सबके विचारों का विवरण देता है। सामान्यतः राजनीतिक चिंतन संकटकालीन स्थिति में जो विचारों को उत्तेजित करने का काम करती हैं अधिक फलते फूलते हैं, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि सभी संकटकालीन स्थिति राजनीतिक सिद्धांतों को जन्म दें। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी तो जो रूसों ने जितने भी थॉट्स अपने रूसों ने जितने भी विचार दिए थे वो बहुत फेमस हुए थे, और बोल सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति को रूसों के विचारों से एक फ्यूल की तरह उसे वो काम किया। फ्रांसीसी क्रांति की जो आग थी उसे बढ़ाने में रूसों के विचार थे जो फ्यूल की तरह काम किए। तो इसमें बोला गया कि संकटकालीन स्थिति एक ऐसा मौका होता है कि जब नए विचार उगते हैं, नए विचार बनते हैं, उस पर डिबेट्स होती है, उसका कंक्लूजन निकलता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है ना कि हर संकटकालीन स्थिति में कोई राजनीतिक सिद्धांत बन जाए, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। राजनीतिक चिंतन राजनीतिक परंपराओं के चिंतकों के दर्शन का विवरण है, विश्लेषण, अभिव्यक्ति और मूल्यांकन है। मतलब कि ये उनका जो भी उन्होंने दर्शन, मतलब उन्होंने जो भी अपने थॉट्स दिए, थ्योरीज दिए हैं, उनके दर्शन का विवरण है, उनका विश्लेषण है, उनका एक्सप्लेनेशन है, और फिर वो उसे मूल्यांकन भी करते हैं। जहाँ ये विचारों का समूह के रूप में हम तक पहुँचता है वहाँ ये परंपरा होती है। मतलब जब हमारे पास पहुँचता है तो विचारों का समूह के रूप में हम मान सकते हैं कि अगर हम लिबर्टी पढ़ रहे हैं तो हम लिबर्टी में किसी एक थिंकर की थोड़ी ना पढ़ेंगे, हम तो लिबर्टी में सबको पढ़ेंगे। तो वो हमारे पास एक परंपरा के रूप में है कि हाँ, लिबर्टी में इतने सारे थॉट थिंकर्स हैं, वो चाहे इंडियन हो, वो चाहे वेस्टर्न हो, या कोई भी थिंकर हो। नेक्स्ट है पॉइंट, राजनीतिक चिंतन मूल्य और प्रतिमानों को पहचानने का प्रयास करता है और
उन्हें किसी विशेष राजनीतिक रुझान का अभिन्न अंग बना देता है। तो जो राजनीतिक चिंतन का काम है वो है कि मूल्य और प्रतिमान जो हैं उनको पहचानना है और वो कौन से कैटेगरी में जाएंगे वहाँ पे से डालना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप रियलिज़म ले लो, ठीक है, रियलिज़म, ठीक है, आप रियलिज़म को ले लो यानी यथार्थवाद। तो यथार्थवाद कौन सी कैटेगरी में जाएगा, तो ये कैसे डिसाइड हुआ, ये जाएगा आईआर की कैटेगरी में, क्योंकि जो इसका नेचर है वो हमें आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ ज़्यादा नज़र आता है। मतलब आप रियलिज़म को एक नेशन में अप्लाई करोगे तो वो ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब आप ये चीज़ आप इंटरनेशनली या ग्लोबली इस चीज़ को अप्लाई करके देखोगे, जो थॉट्स को अप्लाई करके देखोगे, तब समझ में आएगा कि हाँ ये वहाँ पर ज़्यादा, इसका नेचर वहाँ के लिए ज़्यादा सूटेबल है। अब नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, यदि हम पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धांत की मूल विषय वस्तु को पहचानने की कोशिश करें तो यह है स्वतंत्रता और स्वतंत्रतावादी, प्रजातंत्र और प्रजातांत्रिक परंपरा, समानता तथा बराबरी जैसे मूल्यों के आसपास ही घूमता है। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो वेस्टर्न है, जो वेस्टर्न थॉट है उसकी जो विषय वस्तु है, यानी जो उसका नेचर अगर हम ढूंढने की कोशिश करें कि किस नेचर का है, तो हम वहाँ पे हमें ये समझ में आता है, ये पता लगता है कि वो ज़्यादातर बात करते हैं फ्रीडम की, लिबर्टी की, ठीक है, वो बात करते हैं प्रजातंत्र यानी कि डेमोक्रेसी की, वो इक्वालिटी की बात करते हैं, वो जस्टिस की बात करते हैं। मतलब ये जो मानवीय मूल्य है ना, उनकी बात करते हैं वो। ये चीज़ जो उनके थॉट्स हैं हमेशा उसके आसपास ही घूमते रहते हैं। अब आगे है राजनीतिक चिंतन मुख्य रूप से राज्य का अध्ययन है। जहाँ तक समाज राज्य को प्रभावित करता है वहाँ तक समाज का भी अध्ययन करता है। वह राज्य के राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है, क्योंकि ये अलग अलग होने पर भी आपस में जुड़े हुए हैं। तो हम जानते हैं ये कोई भी समाज किसी भी देश की राजनीति को बदल सकता है और किसी भी देश की राजनीति उसके समाज में काफ़ी हद तक बदलाव ला सकती है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि जब हम राज्य की स्टडी करेंगे तो हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, और अगर उस कारक, वो जो कारक है, एक कारक उसमें अगर समाज निकलता है तो हमें जानना है कि समाज उसको किस हद तक प्रभावित करता है। अगर वो उसे 25% प्रभावित करता है तो हमें सिर्फ उसका 25% ही पढ़ना है, हमें ज़्यादा मतलब उसका अध्ययन नहीं करना है कि भाई 75% क्यों उसे प्रभावित नहीं कर रहा। कोई भी कारण हो सकते हैं, लेकिन हमें ये जानना है कि वो 25% किस तरीके से राज्य को प्रभावित कर रहा था। यहाँ पे ये चीज़ बोला गया कि हमें राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन को अलग नहीं समझना, ये एक ही चीज़ है। इसी प्रकार आर्थिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं पर भी ध्यान देता है। जहाँ तक कि राजनीतिक तंत्र और क्रियाओं को प्रभावित करता है, यह नैतिक प्रश्नों पर भी ध्यान देता है, क्योंकि अंततः एक उपयुक्त और अच्छे राजनीतिक तंत्र से संबंधित है। तो ये आर्थिक संस्थाओं उनकी प्रक्रियाओं पे देता है, क्योंकि वो भी राजनीतिक रूप से और राजनीतिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, और ये हम अच्छे से जानते हैं। और फिर नैतिक, जब नैतिकता की बात करते हैं तो नैतिकता के कटघरे में समाज, राजनीति, आर्थिक प्रशासन वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो यहाँ पे भी बोला है कि नैतिकता के प्रश्न को हम राजनीति तंत्र से अलग नहीं कर सकते हैं, और शायद उसी के कारण राजनीति तंत्र जो है वो स्टेबल होकर चलता भी है और समाज को वो अपने जो आउटकम मिलना चाहिए वो मिल भी पाता है। वरना अगर नैतिकता के सवाल को हम हटा दें तो समाज में बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिनको बढ़ावा मिल जाएगा, और समाज का जो ताना बाना जिस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म में काम कर रहा है वो बिगड़ सकता है। नेक्स्ट हमारा है राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन में अंतर। हमने पहले उनको उस तरीके से पढ़ा था, हम इनके बीच में अंतर से समझेंगे कि क्या अंतर है। तो देखिए, जो राजनीतिक चिंतन है यानी पॉलिटिकल थॉट एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी है, ये का शब्दों का प्रयोग अदल बदल कर एक दूसरे के लिए ही किया जा सकता है। यहाँ पे इन्होंने पहली लाइन में कोशिश की है कि जो राजनीतिक फिलॉसफी है, जो पॉलिटिकल फिलॉसफी और थॉट है, वो मतलब उनका यूज़ आपस में ही इनको चेंज कर दिया जाता है, इंटरचेंज करते रहते हैं इनको। जब हम राजनीतिक चिंतन के इतिहास की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय शास्त्रीय यानी क्लासिकल थ्योरीज से होता है। मार्क्स था, प्लेटो से होकर मार्क्स के साथ समाप्त हो गई है। हम उन क्लासिकल थ्योरीज की बात करते हैं। महान दार्शनिकों की पुस्तकों में न केवल उन समस्याओं का वर्णन होता है जिनका उनके समय में सामना किया गया हो, बल्कि उनका परीक्षण, जांच, अनुभव भी प्रतिबिंबित होता है। ये इस प्रकार कहा जा सकता है कि राजनीतिक दर्शन किसी काल के विशेष के दार्शनिक विशेष का राजनीतिक चिंतन होता है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए फिर से फ्रांसीसी क्रांति लेंगे, क्योंकि बहुत सूटेबल एग्जाम्पल है, और आप उससे ही मतलब पूरा तो नहीं, लेकिन हाँ आपका जो बेस बनता है, क्योंकि वो ह्यूमैनिटी की बात करता है, वो राइट्स की बात है, ये सब चीज़ों की शुरुआत, और फिर सबसे पहली बात कि क्रांति की शुरुआत ही फ्रांस की क्रांति से हुई है। तो ये सब चीज़ें, इसलिए मैं बार बार इन चीज़ों के कारण उसे एग्जाम्पल के रूप में उठा रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने बोला कि हम जो महान दार्शनिक हैं उनकी जो पुस्तक है उसमें समस्याओं का वर्णन सिर्फ नहीं मिल रहा, हमें उसमें ये भी पता लगता है कि उन्होंने कैसे उनका सामना किया, क्या आइडियाज़ आए और कैसे इम्प्लीमेंट किए, क्या तरीका था, उस मतलब जांच, उनका एक्सपीरियंस, सब कुछ। तो ये सब जब हम फ्रांस की क्रांति को पढ़ते हैं तो अगर हम रूसो का वो स्टेटमेंट देखें कि मनुष्य का जन्म तो आज़ाद हुआ है, ठीक है, मतलब
मैन इज़ बॉर्न फ्री बट ही इज़ एवरीवेयर इन चेन। तो इसका मतलब है कि वो हुआ तो उसका जन्म तो बहुत आज़ादी में हुआ है, लेकिन वो हर जगह चैनों में, वो कड़ियों में बंद है, वो इनविजिबल है। तो कौन सी कड़ियाँ? वो हमारे आर्थिक रूप से हम कैद हैं, हम सामाजिक रूप से कैद हैं, हम अपने ही उसमें। तो ये क्या है कि जब हम उसके थॉट्स पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है। वो कहता है कि हम अमानवीय तरीके से जी रहे हैं। अब हम क्रांति की बात करें तो क्रांति क्यों हुई? अपने राइट्स के लिए हुई थी, क्योंकि लोगों को राइट्स नहीं मिल रहा था। राइट्स क्या था? उनके पास फूड नहीं था, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि तो ये जो चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जिससे कि हमें पता लगता है कि राजनीतिक दर्शन किसी स्पेशल समय के बाद, कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड को उसका चिंतन बना देता है। ठीक है, हम उस दर्शन को समझेंगे तभी हम पता लगेगा कि अच्छा उस दर्शन मतलब उस समय पर ये इस प्रकार का चिंतन या इस प्रकार की चीज़ें चल रही थी, या फिर ऐसे एक्सपीरियंस इन थिंकर्स ने किया है। जैसे हम मार्क्स की बात करते हैं तो मार्क्स हमेशा से पूंजीवाद के खिलाफ है, लेकिन आप जानते हैं इस बात को कि जो पूंजीवाद शब्द है वो खुद स्वयं मार्क्स ने पहली बार दिया। मतलब कि पूंजी जो क्रांति हुई है, जितनी भी औद्योगिक क्रांति हुई, उसमें पूंजी शब्द का प्रयोग मिला है, लेकिन पूंजीवाद का पहली बार प्रयोग कहाँ मिलता है? मार्क्स के ही थॉट में मिलता है। तो उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए जो वर्ड दिया वो मार्क्स ने दिया। तो हमें उसमें सिर्फ वो प्रॉब्लम ही नहीं मिली ना मार्क्स की, हमारे जितने भी उसने अपने टेक्स्ट लिखे हैं उसमें हमें उसका सॉल्यूशन भी मिला। जब वो कहते हैं कि आप सभी लोग एक हो जाओ, ठीक है, हर जो वर्ल्ड है बिना बाउंड्रीज़ के है, लेकिन इसके काउंटर में क्या आता है? नेशनलिज्म आ जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें समझ में आती है, देखने को मिलती है कि कैसे हमें उस समय में जो समस्याएं आई हैं उनका कैसे सोल्यूशन, अगर वो दोबारा आ सकती हैं, ठीक है, दोबारा आ सकती हैं तो हम उनका कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं, तो हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं उससे ही। तो राजनीतिक चिंतन का काम यही है। लेकिन राजनीतिक दर्शन किसी दार्शनिक विशेष के राजनीतिक चिंतन से बड़ा होता है। यह एक युग का, एक समाज का राजनीतिक चिंतन होता है। तो देखिए, जो राजनीतिक दर्शन है वो राजनीतिक चिंतन से बड़ा होता है, क्योंकि पूरे समाज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इस पूरे युग को रिप्रेजेंट करता है कि इस थॉट से ये हमें दर्शन प्राप्त हुआ है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। राजनीतिक चिंतन राजनीतिक दर्शन से भी बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। मतलब ये दोनों आपस में काफ़ी अच्छे जुड़े हुए हैं। यह राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से बताता है, दर्शाता है, उन्हें कालक्रम में स्थित करता है। इसलिए राजनीतिक दर्शन में राजनीतिक चिंतन सम्मिलित है। वो कहते हैं कि राजनीतिक जो हमारी फिलॉसफी है, जो हमारी पॉलिटिकल फिलॉसफी है, उसके अंदर ही पॉलिटिकल थॉट है, ठीक है। पॉलिटिकल थॉट को डिफाइन कौन करेगा? हमारी फिलॉसफी। वो हमें बताएगी कि वो टाइम पीरियड कैसा था, क्या काम होते थे, क्या लोगों के मतलब आपके विचार कब बनते हैं, आपके विचार अपने सराउंडिंग्स से बनते हैं। तो वो सराउंडिंग्स का काम कौन करता है? वो दर्शन काम करता है सराउंडिंग्स का। वैसे समस्त राजनीतिक चिंतन दर्शन नहीं होता है। उसमें बोल दिया गया है कि जितना भी राजनीतिक चिंतन है उस जरूरी नहीं दर्शन हो। राजनीतिक दर्शन और यहाँ पे चिंतन आएगा, सॉरी, राजनीतिक चिंतन और दर्शन में अंतर मनोवृत्ति या सिद्धांत का नहीं बल्कि विषय वस्तु का, उनके नेचर का, ठीक है। उसकी थ्योरी से नहीं पता लगेगा बल्कि हमें उसके नेचर से पता लगेगा उनका नेचर क्या है। राजनीतिक चिंतन एक ऐतिहासिक वर्णन है जो मुख्य रूप से वर्णनात्मक होता है। राजनीतिक चिंतन अपने दृष्टिकोण में ऐतिहासिक होने के साथ साथ प्रेषण विषयक, अनुभव मूलक, क्रियात्मक, तुलनात्मक तथा वैज्ञानिक भी होता है। तो राजनीतिक चिंतन के बारे में उन्होंने बोला कि हम सिर्फ हिस्ट्री का स्टडी थोड़ी करते हैं, हम उसमें अनुभव को समझते हैं, उस क्रिया को, उसमें तुलना करते हैं, उसके वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को देखते हैं, उसकी विषय वस्तु को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है, राजनीतिक सिद्धांत किसी विचारक विशेष की संकल्पनाओं और विचारों से संबंधित होते हैं। इनकी जांच करने का तरीका तुलनात्मक और व्याख्यात्मक होता है। तो ऑफकोर्स हमें अगर कोई कंक्लूज़न निकालना है विचारों का, तो हम क्या करेंगे? उनकी तुलना करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे, तभी तो हम समझ पाएंगे कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, कौन किस थिंकर को सपोर्ट करता है, कौन किसको सपोर्ट नहीं करता है। जैसे कि आप प्लेटो अरिस्टोटल को ले लो, तो ये दोनों एक दूसरे मतलब गुरु शिष्य होने के बावजूद इनके थॉट्स कितने अलग है, वो हमें कब पता लगा? जब हमने इनको डिस्क्राइब किया, हमने जब इनके बीच में कंपैरिजन किया तो पता लगा कि एक तो यूटोपियन है, एक प्रैक्टिकल है। तो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ तक समझ में आई होगी। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा काम कैसा लगा। और आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़िए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिले। और एक बार आप प्लीज़ मेंबरशिप प्रोग्राम को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।